तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके देहरादून में पुलिस लाइन में सीएम धामी ने 1425 जवानों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। पुलिस में आपको बता दें कि आरक्षी, पीएससी, आईआरबी और फायर सर्विस के पद पर भर्ती हुए सफल अभ्यर्थियों को सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार, मेयर सुनील उनियाल गामा, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी कार्यक्रम में मौजूद रहे। देखिए, हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि 7 साल बाद पुलिस में कोई भर्ती हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अभी और भी भर्तियां आएंगी, जैसे जो हेड कांस्टेबल संचार का हो रहा है और उसके बाद एसआई का हो रहा है और हमने कांस्टेबल्स के भी नया जो है अध्याचन 1500 प्लस का भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमें तेजी से कराने का वो दिया है, आज मन से बोला है, तो हमारी जो शॉर्टेजेस थी वो पूरी हो जाएंगी। बड़ी बात है। अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंचासीन हमारे देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, हमारे इस धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, हमारे पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, श्री अभिनव कुमार जी, सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसे चयन होने वाले सभी पुलिस के नए कार्मिक, नए जवान और आए हुए अतिथिगण और जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी पुलिस के जवान, नए जवान जिन्होंने आज अपना ये कार्य शुरू हुआ है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, जिस दिन आज आप सबको मेरे हाथों सांकेतिक रूप से 55 लोगों को आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। ये उत्तराखंड पुलिस के इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम इतिहास पुलिस के इतिहास में और जुड़ गया है, क्योंकि आज राज्य के जनपदों एवं पुलिस वाहिनियों में, पुलिस विभाग के विभिन्न संवर्गों में आरसी के रूप में हमारे ऊर्जा से भरे नौजवान हमारे भाई एवं बहन जिन्होंने अपनी परीक्षा को पास करके आज के दिन वो पुलिस के अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। आज 1425 पुलिस अभ्यर्थियों को मैं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और आपका संपूर्ण जो कालखंड है, उस कालखंड में भगवान की कृपा, बाबा केदार की कृपा आप पर बनी रहे। साथियों, पुलिस आरक्षी, पुलिस फोर्स की जो प्राथमिक इकाई है और जो विभाग में एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं, एक नींव की तरह कार्य करते हैं एवं विभिन्न थाने, चौकियां, चौराहों पर पुलिस का फेस बनकर, यानी कि मुख्य चेहरा बनकर तैनात रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से जो ये काम आपका शुरू हो रहा है, आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो रही है, आगे का जीवन प्रारंभ हो रहा है, आप सभी लोग कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और जिस उद्देश्य के लिए हमारी पुलिस बनी है, उस उद्देश्य को सार्थकता की ओर ले जाने के लिए, संकल्प की ओर ले जाने के लिए अपने संपूर्ण मनोयोग से काम करेंगे। आप सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी
देश सेवा के लिए आज से अपने परिवार से भी आप कहीं न कहीं परिवार को छोड़कर, अपने साथियों को छोड़कर, मित्रों को छोड़कर पुलिस की सेवा में आए हैं। इसलिए पुलिस के लिए किसी ने ठीक ही कहा है कि अपनों के लिए हर वादा तोड़ के आया हूं, मैं खाकी हूं, देश के लिए अपनों को रोता छोड़कर आया है। साथियों, पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि का एक आवश्यक अंग है और हमारे राज्य में तो पुलिस का जो काम है वो अन्य राज्यों से हटकर है, क्योंकि हमको राज्य के अंदर जहां जो हमारी जनसंख्या है 1,25,00,000 के लगभग जिसको हम मापते हैं, उसके अलावा पूरे देश भर से जो आने वाले लोग हैं जिसको हम भ्रमणशील जनसंख्या बोल सकते हैं, उसकी संख्या इससे 5-6 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर 1,25,00,000 उत्तराखंड के हैं तो आप ये मान के चलिए कि 6 करोड़ लोग एक्स्ट्रा उत्तराखंड के अंदर आते हैं। पूरे देश दुनिया से अगर हम सब मिलाएंगे तो 6 करोड़ से भी ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए पुलिस का व्यवस्थित होना, पुलिस का अच्छा होना और पुलिस के अंदर एक जो हमारे यहाँ पर जो पुलिस को संज्ञा दी गई है मित्र पुलिस, उस पुलिस की व्यवस्था, समृद्धि और सुरक्षा, यह दोनों ही अब आप सबके जिम्मेदारी है, आप सबके जिम्मे में है। और उत्तराखंड पुलिस ने हमेशा से बहुत शानदार काम किया है। आज देश के अंदर भी जब अभ्यर्थियों को तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको दे दें, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयारी। सिंगापुर और यूरोप में नवंबर में होगा रोड शो। निवेशक सम्मेलन के रोड शो का प्लान तैयार हुआ है। उत्तराखंड में अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है सम्मेलन। निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में सम्मेलन प्रस्तावित है, ये बड़ी जानकारी। अक्टूबर नवंबर में सम्मेलन प्रस्तावित है, तो निवेशकों को राज्य में उद्योग में प्रोत्साहित। उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा। ज्यादा जानकारी के लिए यशराज आनंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुक कर लेते हैं। यशराज, अक्टूबर और नवंबर में ये सम्मेलन प्रस्तावित है, क्या तैयारियां अभी देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ जिसे देवभूमि के नाम से जानते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट समिट करना अक्टूबर नवंबर माह में किया जाएगा। वहीं इसके लिए तैयारियां अभी जोर शोर से लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तत्वाधान में वो लगातार इस इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दिए जा रहे हैं। लोगों को यह कहना है, लोग भी यहाँ पर काफी जागरूक हो रहे हैं। वहीं लगातार इस बात को लेकर ध्यान दिया जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट को किस प्रकार से अच्छा एक मूर्त रूप दिया जाए और जीवन रूप किस प्रकार से दिया जाए। इसी को देखते हुए लगातार तमाम अधिकारी, पर्यटन विभाग के मंत्री, ये लोग तमाम तरीके से रेडी व्यवस्था को बनाने में जुटे हैं। वहीं अधिकारियों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि यह जो समिट होने वाला है अपने आप में एक बहुत ही भारी समिट होगा। मतलब एक इसकी महत्व काफी अधिक रहेगी, महत्व काफी ज्यादा बढ़ेगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी यह समिट इस तरीके से होते रहता था, तो उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी यह समिट किया जा रहा है। और इसकी रूपरेखा सबसे पहले जो दिवंगत हमारे कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं चंदन रामदास ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली थी। उसके बाद लगातार इन्वेस्टर को लुभाने के लिए भी लगातार यह काम किया जा रहा है। विदेश से यहाँ पर लोग इन्वेस्टर्स के रूप में आएंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे। और उत्तराखंड चूंकि दो मैदानी क्षेत्र, एक पहाड़ी क्षेत्र और एक मैदानी क्षेत्र से बसा हुआ एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो वहीं के भौगोलिक परिदृश्य की यदि बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के भौगोलिक परिदृश्य अलग अलग होते हैं। तो वहीं पर मैदानी क्षेत्र जैसे देहरादून ले लिया जाए, हरिद्वार और ऋषिकेश में तो इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो वहीं यह समिट जो हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा ध्यान यह भी दिया जाएगा कि पहाड़ों में किस प्रकार से इंडस्ट्री को अपना बैठाया जाए, पहाड़ों में किस प्रकार से प्लांटेशन किया जाए, पहाड़ों में किस प्रकार से लोग निवेश करने को आए। इसके लिए एक सही
भौगोलिक स्थिति भी हो, सरकार की तरफ से भी सही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी को देखते हुए समिट जो होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जी। बिल्कुल। यशराज, देखिए सिंगापुर में ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर सिंगापुर और यूरोप में रोड शो भी किया जाएगा, उसको लेकर के क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिंगापुर और यूरोप में रोड शो की भी तैयारियां पूरी हो चुकी है यहाँ से, और लगातार इस रोड शो को करने के लिए लगभग अधिकारियों को मनोनीत कर दिया गया है, चयनित कर दिया गया है। वही अधिकारियों और पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पर नजर रखें, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक समिट होना है। यहाँ पर जब यदि अगर अच्छे से इसका रोड शो किया जाता है, पूरे भव्य तरीके से इसका रोड शो किया जाता है, इसकी तैयारियां हो चुकी है, और इसकी और भव्यता को बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। वहीं वहां पर अधिकारियों को भी लगातार भेजा जा रहा है, जगह का भी मुआयना किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह समिट जो सम्मेलन होने वाला है, यदि आप कहें रोड शो की बात, यह रोड शो जो होने वाला है, यह रोड शो अपने आप में बहुत ही नायाब चीज होगा वहां के लिए। वहां से सबसे बड़ी बात है क्या कि सिंगापुर में यूरोप से रोड शो के माध्यम से इन्वेस्टर आएंगे, उनको यह बताया जाएगा उस रोड शो में, यह बताया जाएगा, झांकियों के माध्यम से बताया जाएगा, नाट्य की प्रस्तुति करके यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड में इन्वेस्ट करना उनके कंपनी और उनके लिए फायदेमंद है। यहाँ पर भौगोलिक परिदृश्य अब बहुत अच्छा हो चुका है। यहाँ की सरकार जो है वो जो इन्वेस्ट करने यहाँ पर आते हैं लोग, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए कानून नियम बना रही है, और उनको तवज्जो दिया जा रहा है कि यहाँ पर वो आकर इन्वेस्ट करें। अब वैसी बात नहीं रहेगी कि यहाँ पर यदि वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको जरूर कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से रियायत भी दी जा रही है। इसके विषय में तो रोड शो में ही बिल्कुल यशराज, निवेशक सम्मेलन के रोड शो का जो प्लान है वो पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है। अक्टूबर नवंबर में अब ये सम्मेलन होना है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते हैं बड़ी जानकारी की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 से देखिए जुड़ी हुई ये जानकारी। टिहरी सीट को लेकर राजनीति अब गर्म हो चुकी है। टिहरी सीट पर कांग्रेस में खींचतान बढ़ी है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज हुआ है। प्रीतम सिंह और देवेंद्र यादव के बीच तालमेल नहीं। हरिद्वार लोकसभा सीट के बाद टिहरी सीट पर अब बवाल मचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 और टिहरी सीट को लेकर के अब राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। टिहरी सीट पर कांग्रेस में खींचतान बढ़ती जा रही है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह अब और भी तेज होता जा रहा है। प्रीतम सिंह और देवेंद्र यादव में तालमेल नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए नवीन शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नवीन, देखिए हरिद्वार लोकसभा सीट के बाद अब टिहरी सीट पर बवाल मचा हुआ है। 2024 का चुनाव, इससे पहले ही अब भारी भरकम बवाल, क्या जानकारी है अभी? जी आज निश्चित तौर पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव तैयारियां तेज हो गई हैं। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी लगातार वहां पर जो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगातार टिहरी सीट को लेकर लगातार वहां पर जाने का काम कर रहे हैं, लोगों से संपर्क करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह ने चुनाव टिहरी से चुनाव ना लड़ने की बात कही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर यह है कि जो प्रीतम सिंह और जो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के बीच में जो तालमेल है वो पूरी तरीके से सेट नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल का भी विषय बना हुआ है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो टिहरी सीट एक हॉट सीट बनी हुई है। इसके साथ ही हरिद्वार की जो सीट है उससे भी लगातार जो बिसात बिछाई जा रही है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लड़ा जाए। कहीं वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत तो लगातार हरिद्वार के दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये जो दो सीटें हैं उनका समीकरण कांग्रेस साधने का प्रयास कर रही है। लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वह लगातार लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो नेता प्रदेश अध्यक्ष हैं वह टिहरी में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने का प्रयास कर रही है। तमाम सारी तैयारियों में जुटी हुई है कांग्रेस, और जो उसके कार्यकर्ता हैं वो लगातार आम जनता से मिलने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों को लेकर अब तैयारियां पूरी तरीके से जोरों पर है। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी द्वारा लगातार जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, तमाम सारे कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके साथ ही केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। कहीं ना कहीं इसको भी लोकसभा चुनाव से भी देखते हुए देखा जा रहा है कि जो तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लगातार आम जनता के बीच में जा रहे हैं और एक तरीके से जो केंद्र सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और जो लोकसभा चुनाव है उसकी भी बिसात अब बिछानी शुरू हो गई है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में लगातार बाघों की मौत हो रही है। आपको बता दें पिछले 5 महीनों से 12 बाघों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब इस मामले पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का बेतुका बयान सामने आया है। दरअसल बाघों की मौत को लेकर जब वन मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी होती है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो आप कह रहे हैं, देखिए मनुष्य जीवन में भी जब मनुष्य पैदा हुआ उसको मरना, और एक दुर्भाग्यवश अल्प समय में मर जाते हैं दुर्घटनाओं से, और एक उम्र प्राप्त करके मरते हैं। तो अभी तक जो बाघों के मरने की खबरें हैं वो ये हैं कि वो वृद्ध हो गए थे और वृद्ध होने के बाद क्योंकि वो अपना शिकार नहीं कर पाते, उस दृष्टि से उनकी मौत हुई है। कॉर्बेट में शिकारियों का भी अंदेशा है सर। देखिए उसमें हम लोग लगातार इस पे जो एंटी पोचिंग हमारा सेल है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है और उस पर हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। बीच में कुछ लोग पकड़े भी गए और आज भी हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी और कैमरा ट्रैप करके इस तरह की चीजों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पर्यावरण से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा की गई। वहीं इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल सहित विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने सभी आला अधिकारी और कर्मचारियों को पर्यावरण को बचाने के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाए रखना जरूरी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुने। आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार जिन्होंने इस पर्यावरणीय दुष्प्रभाव इस तरह से बढ़ रहा है, इसको देखते हुए कई बार चिंता प्रकट की और प्रधानमंत्री जी का साफ कहना है कि जहां इकोलॉजी को मैं बचाना है वहां इकोनॉमी के साथ भी उसका एक संबंध बनाते हैं। उन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की और सबसे बड़ी सफलता की बात यह है कि जहां 3,90,000 लोगों से विभाग इस मेरी लाइफ के इस कंसेप्ट पे जुड़ा और हमारे राज्य में नंबर 2 पर अर्बन की वन का बहुत बड़ा संबंध पर्यावरण से है। और आज जिस तरह से हमारे राज्य में एक अलार्मिंग स्थिति ये भी है कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर बदल रहा है। आज आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन और ये बहुत ही चिंता का विषय। और किस तरह हम इन लोगों को अपने नालों को, जो हमारी बरसाती नदियां हैं उनको, चाल खाल को किस तरह से रिजुविनेट करें, पुनर्जीवित करें, क्योंकि पानी लगातार पानी का लेवल गिरता जा रहा है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। आपको बता दें कल देर रात प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में भी बारिश की आशंका जताई है। इसके साथ ही आज बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। एक बार फिर से मौसम खराब हुआ है उत्तराखंड में और देर रात कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली है। तो देखिए कई जिलों में आज भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यशराज आनंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। यशराज, देखिए उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश भी हो सकती है। क्या जानकारी अभी? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में एक ऐसा परिदृश्य उत्तराखंड की मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि मौसम के बारे में। उत्तराखंड के मौसम में ये कहा जाता है कि ये कभी भी अचानक बदलती है और बिल्कुल इसे देखा भी गया है। लगातार इस बार यदि बात की जाए कि गर्मी से अति गर्मी का काफी मौसम है, महीना चल रहा है गर्मी का, लेकिन यहाँ पर गर्मी अभी नहीं देखने को मिल रही है। लोग मई मंथ में जितनी गर्मी होती है इससे काफी ज्यादा तापमान लुढ़का हुआ है। वही मौसम ने एक बार बहुत अचानक बहुत करवट ले लिया है। यहाँ काफी तेज ठंड लग रही है, हवाएं चल रही है,
और यदि कल की बात की जाए तो कल भी यहाँ पर बहुत तेज 60 से 70 किलोमीटर के रफ्तार से हवाएं चली थी। देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर भी बारिश हुई थी और पर्वतीय क्षेत्रों में भी कल बारिश और बर्फबारी देखा गया। वहीं यदि बात की जाए बद्रीनाथ, केदारनाथ और धाम की, तो वहां पर भी बर्फबारी के कारण यात्रा को रोक दिया गया था। तो इस प्रकार यह सीजन जो चल रहा है, अभी यह महीना गर्मी का महीना चल रहा है, लेकिन यहाँ पर बारिश और बर्फबारी ने यहाँ सभी को भिगो करके रख दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यदि बात की जाए कि आज की, तो आज पिथौरागढ़, चमोली में और रुद्रप्रयाग में काफी आज बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग के द्वारा यह चेतावनी दी गई है कि लोगों को जरूरत पड़ने पर ही लोग अपने घर से बाहर निकलें और लोग घर में ही हैं, किसी गाछ वृक्ष के नीचे नहीं जाएं, क्योंकि थंडर स्टॉर्म भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। यानी कि बिजली भी कड़ाके की चमक सकती है और बिजली के गिरने की भी संभावना देहरादून और हरिद्वार के जिलों में की गई है। और पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं बताया गया है कि बिजली भी गिर सकती है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो लोगों को यह जरूर अभी कहीं भी देहरादून जिले में यदि आप रह रहे हैं या पिथौरागढ़ जिले में रह रहे हैं या उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, इन सभी जिलों में यदि आप रह रहे हैं तो वहां पर आप घर से बाहर निकलने से पहले बिल्कुल यशराज, देखिए एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।